हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों शब्दों में से विषम शब्द कौन सा है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपके सामने दिए गए हैं चार शब्द। यदि आप इन चारों शब्दों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों शब्दों में से तीन शब्द तो आपको क्या दिखेंगे, एक समान दिखेंगे। और मेरे भाई इन तीन के अलावा जो एक शब्द है वो क्या होगा, इन तीन से अलग दिखेगा या फिर विषम दिखेगा। उसी का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर यदि आप इन चारों शब्दों को ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखिए पहले ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है जापान। तो मेरे भाई जापान क्या है, जापान एक है देश, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी क्या है, तो मेरे भाई बांग्लादेश भी एक क्या है, देश है। इसी प्रकार से देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, भूटान। भूटान भी क्या है, तो मेरे भाई भूटान भी एक क्या है, देश है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है ढाका। तो मेरे भाई ढाका क्या है, तो ढाका एक क्या है, राजधानी है। अब यहां पर देखिए इन चारों में से अलग या विषम शब्द कौन सा है, तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए जापान, बांग्लादेश और भूटान, ये तीनों तो क्या है, देश हैं। और जो ढाका है ऑप्शन डी के अंदर, ये क्या है, राजधानी है। तो ये तीन तो क्या है, एक समान है। और मेरे भाई राजधानी क्या है, अलग है। तो यहां पर इन चारों शब्दों में से विषम या अलग शब्द हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला थी संतोष यादव। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर
नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस चौथे प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 4 से यहां पर 16 कैसे बना है। इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 5 से यहां पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 4 से 16 और यहां पर 5 से 25 जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 4 से यहां पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 का किया गया है स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 5 से यहां पर 25 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ध्यान से देखिए 25 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम यहां पर भी क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे यहां पर इस 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस 7 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 49 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी कूट भाषा में SLIP को 56 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में FALL को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। और देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि SLIP को यहाँ पर 56
छप्पन कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर SLIP को क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर SLIP को लिखा गया है 56। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है एस। एस लेटर आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। इसी प्रकार से देखिए एस के बाद में है एल। एल आता है कितने नंबर पर, 12 नंबर पर है। एल के बाद में क्या है आई। आई आता है 9 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है पी। पी आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 और 12 कितना हो जाएगा, 31 है। 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40 है। 40 और 16 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 40 और 16 मिलकर बन जाएगा 56 है। और ध्यान से देखिए 56 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि FALL को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे सामने जितने भी ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है एफ। एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ए। ए आता है कितने नंबर पर है, तो मेरे भाई ए आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है डबल एल। तो मेरे भाई एल कितने नंबर पर आता है, एल आता है 12 नंबर पर है। डबल एल है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल 12 कर देंगे। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 है। 7 और 12 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 7 और 12 हो जाएगा 19 है। 19 और 12 कितना हो जाएगा, तो 19 और 12 मिलकर बन जाएगा 31 है। यानी कि FALL के बराबर में या फिर FALL को लिखा जाएगा 31 है। अब हमें देखना है कि 31 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 31 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय महिला को भारत कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन ए लता मंगेशकर को, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू को, ऑप्शन सी है मीराबाई को और ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय महिला को भारत कोकिला कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय महिला सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। तो 6ठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत के केरल राज्य में रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन में, ऑप्शन सी है नाभिक में और ऑप्शन डी है प्रोटॉन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु में धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1945 में, ऑप्शन बी वर्ष 1934 में, ऑप्शन सी वर्ष 1949 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यूएनओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का असली नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी का असली नाम था लक्ष्मीबाई। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिजली के उपकरणों में कौन सा धातु सुरक्षा फ्यूज तार के लिए उपयोग होता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि फ्यूज तार बनाने के लिए टिन और सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने, और ऑप्शन डी है
सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।